एंजाइम ऑनलाइन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम सभी आज पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो आज का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में, हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया से। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये पहला चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस टर्म को समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक समीकरण क्या है। तो एक एक करके पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे पेन कॉपी निकाल लेंगे और लिखना जारी रखेंगे। और ये जो चैप्टर है बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सब बढ़िया से पढ़िएगा इसे, और जो भी बताऊंगा उसे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे। रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं केमिकल, इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं? देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं या एकल पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? मेरे साथ लिखना प्रारंभ करेंगे बच्चों। किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, या एकल पदार्थ टूटता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है, या एकल पदार्थ टूटता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है, या एकल पदार्थ टूटता है तो दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो बच्चों, जैसे अगर हम
कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल में डाल दूं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल देता हूं, कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है बिना बूझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहा जाता है बच्चों? बिना बूझा हुआ चूना कहा जाता है। जब आप इस चूने को आप किस में डाल दोगे? पानी में। पानी बोले तो जल। H2O को बच्चों पानी कहा जाता है, जल। जब आप बिना बूझा हुआ चूना को जल में डालते हो तो ये आपस में रिएक्शन करके क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। क्या बोला? कि जब कैल्शियम ऑक्साइड बोले तो बिना बूझा हुआ चूना, जब आप इसे पानी में डालोगे तो ये क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। देखिए एक बीकर लिए है, बीकर यानी बर्तन लिए है। इस बर्तन में क्या है बच्चों? वाटर है। और यहाँ पे हमने चूर्ण लिए है, चूर्ण यानी पाउडर। किसका लिए है? कैल्शियम ऑक्साइड का। और इसे डाल दिए, इस पानी में मिला दिए तो ये घुल जाता है। और घुल करके क्या बन जाता है? सॉल्यूशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाता है। और उस समय देखोगे कि ये गर्म हो जाता है। अगर इसे बाहर से इस बीकर को टच करोगे तो गर्म का एहसास होगा, गर्म लगने लगता है। तो ये बतलाता है कि ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया है। इसी का सूत्र होता है बच्चों, इसी सूत्र को कहा जाता है बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे आप जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बन जाएगा? वाटर। तो ये भी उदाहरण है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बन जाता है जल। चलो अगला है। अब सवाल उठता है कि सर कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है या नहीं हुआ है? तो इनके लिए कुछ लक्षण होते हैं जिसे गुण बोलते हैं या विशेषताएं बोल सकते हैं। तो देखिए, तो विशेषताएं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया की? रासायनिक अभिक्रियाएं विशेषताएं या लक्षण बोल सकते हो। चलिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ है ये कैसे पता करेंगे? अगर किसी भी पदार्थ में की अवस्था में, किसी भी पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, या रंग में परिवर्तन हो रहा हो, या कलर में या गंध में परिवर्तन हो रहा हो। जैसे अगर रंग में परिवर्तन हो रहा हो बच्चों, अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, या रंग में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, या गंध में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना,
अगर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है, गंध में परिवर्तन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, तापमान में परिवर्तन हुआ है, अगर ये सारे अवस्था हैं, ये सारे गुण का पता चल रहा है तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अगर इस सारे गुण का पता चल रहा है, अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाए, या किसी पदार्थ के गंध में परिवर्तन हो जाए, या ताप में परिवर्तन हो जाए, तो हम कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लेड नाइट्राइट को, लेड नाइट्राइट, इसे कहा जाता है बच्चों लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? लेड नाइट्रेट कहा जाता है। जब लेड नाइट्राइट को आप पोटेशियम आयोडाइड के घोल में मिला देते हो, ये भी लेड नाइट्रेट एक घोल है और पोटेशियम आयोडाइड भी एक घोल है। जब आप दोनों को मिक्स कर देते हो तो बनता है लेड आयोडाइड। क्या बनता है बच्चों? लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। चलिए यहां पर देखिए, ये दोनों को जब आप मिला देते हो, जब ये दोनों को आप मिला देते हो तो लेड आयोडाइड बनता है और पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहां पर इसका रंग देखो तो ये रंगहीन है, कोई रंग नहीं, ये भी क्या है? रंगहीन है। जैसे ही यहां पर देखोगे तो ये लेड आयोडाइड पीले रंग का हो जाता है। किस रंग का हो जाता है? पीला रंग का हो जाता है, पीले रंग का हो जाता, और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है और ये एक्वस। तो यहां पर देखो बच्चों, लेड नाइट्रेट की बात करें तो रंगहीन है, पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो रंगहीन है। देखिए लेड नाइट्रेट जो रंगहीन पदार्थ है वो चेंज किसमें हो गया? लेड आयोडाइड पीले रंग में चेंज हो गया। किस रंग में चेंज हो गया बच्चों? पीले रंग में चेंज हो गया। तो यहां पर इस अभिक्रिया में क्या देख रहे हैं कि रंग में परिवर्तन हुआ है। अगर इस अभिक्रिया में देखा जाए तो इस अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है बच्चों। और देखो यहां पर ये लेड नाइट्रेट किस अवस्था में है? जलीय अवस्था में है। जबकि यहां पर देखिए यही किस अवस्था में चला गया, चेंज हो गया लेड नाइट्रेट, यहां पे लेड आयोडाइड सॉलिड अवस्था। तो देखिए अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए अवस्था में भी परिवर्तन हो गया। तो हम यहां पर इस अभिक्रिया से यह भी कह सकते हैं कि अवस्था में परिवर्तन हुआ है, रंग में परिवर्तन हुआ है और अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन, ये गैस फॉर्म में मिलता है, जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करूं बच्चों, अगर ऑक्सीजन की बात करूं तो ये भी गैस फॉर्म में मिलता है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो बनता है वाटर, और ये वाटर किस अवस्था में है? लिक्विड अवस्था में है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में देखो तो परिवर्तन हुआ है। क्या चीज में परिवर्तन हुआ है? अवस्था में परिवर्तन हुआ है। अवस्था में परिवर्तन हुआ है, भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन हुआ है। चलिए
एक और एग्जाम्पल जैसे कि जिंक है। जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, जब आप जिंक को किसमें डालोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में डालोगे, तो क्या होगा, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और अपना स्थान ले लेगा, और यहां पर रंग में भी परिवर्तन देखने को मिले। देखिए जिंक है, जिंक की कलर की बात करो तो रंगहीन होता है। ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4। बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। जब आप जिंक को किसमें डालोगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में, ठीक है, जो क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रंगहीन होता है, तो ये जिंक इसको विस्थापित कर देंगे, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, और ये जिंक सल्फेट बन गया और निकल जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। तो यहां पर रंग में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में भी परिवर्तन देखने को मिला, और अवस्था में भी परिवर्तन देखने को मिला। ये एक्वस अवस्था में, जलीय अवस्था में, और हाइड्रोजन किस अवस्था में मिलता है, गैस अवस्था में। यहाँ पर गैस, अगर गैस देखो तो यहाँ पर देखिए ये किस अवस्था में है, सॉलिड अवस्था में, ये किस अवस्था में है, जलीय अवस्था में है। तो देखिए चेंज हुआ, कहाँ ये सॉलिड था, ये एक्वस था, और जैसे ही रिएक्शन हुआ तो देखिए एक्वस है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गए, यानी कहेंगे कि किसमें परिवर्तन हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है। चलिए हमने परिवर्तन, आप देखिए जैसे आप सुने होंगे कि दूध फट जाता है, जैसे ही दूध फट जाता है उसका स्मेल भी चेंज हो जाता है, यानी तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है कि रिएक्शन हुई है, अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया के फलस्वरूप दूध फट गया, जिससे क्या हो गया कि गंध आने लगा। क्या देखते हो कोई सामान कहीं लंबे समय तक रहता है, सड़ने गलने वाला सामान, तो उसमें से भी स्मेल आने लगती है, यानी गंध आने लगती है। तो ये गंध हमें ये सूचित करता है, बतलाते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे दूध से दही जम जाता है, तो दूध से दही का जमना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। चलिए बच्चों, हम रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में बता दिए। अब आगे हम बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला, रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ की बात करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः दो टर्म हम यूज करते हैं, एक अभिकारक और दूसरा बच्चों उत्पादक। तो रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः हम दो शब्द पढ़ते हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पादक। अभिकारक को ही बच्चों रिएक्टेंट कहा जाता है और उत्पादक को बच्चों प्रोडक्ट कहा जाता है। चलिए हम बात कर लेते हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहेंगे, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनेगा उसे हम उत्पादक कहेंगे। तो क्या बताया हमने कि रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ
भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अब बात कर लेते हैं उत्पादक की। पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि अभिकारक क्या होता है और उत्पादक क्या होता है। उत्पादक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पादक कहलाता है। तो बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया में हम बात कर रहे हैं अभिकारक और उत्पादक की। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ उत्पादक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल समझो, जैसे ए है, बी है, कोई पदार्थ है और बी कोई पदार्थ है, ये दोनों मिलते हैं तो ए बी का निर्माण होता है, यानी ए बी पदार्थ बना। तो समझो, ये एक रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं। तो हमें तो रासायनिक अभिक्रिया में हम किसकी बात करना चाहता हूं? अभिकारक की। पहचानना किसे है? अभिकारक और उत्पादक की। देख, इधर ध्यान दे बच्चों, ये ए और बी आपस में जो अभिक्रिया कर, इसे हम ए और बी को अभिकारक कहते हैं। ये क्या कहलाएगा? अभिकारक कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। अगर बात करूं ए बी की, तो देखिए, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया, ये दोनों आपस में रिएक्शन किया तो क्या बना? ए बी बना। ये ए बी उत्पादक कहता है। क्या कहलाता है? उत्पादक, उत्पादक कहलाता है। अब ये बताए, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला पदार्थ उत्पादक। जैसे देखो, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन गैस है, आपस में अभिक्रिया करा और क्या बन गया? यहां पर देखो, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? अभिकारक कहलाएगा। और ये जो नया पदार्थ बना है ये उत्पादक कहलाता है, उत्पादक कहलाता है। तो ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या कहलाएगा? अभिकारक। क्यों? ये दोनों आपस में मिला तब ये जल बना। तो हमने कहा कि जो आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और बना क्या? जल। तो ये बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता? उत्पादक। ठीक है। जैसे देखिए, हाइड्रोजन है, इसकी अवस्था भी लिख लेते हैं। ये हाइड्रोजन, ये जी का मतलब गैस हुआ बच्चों। क्लोरीन है, ये भी गैस अवस्था है। तो हाइड्रोजन जब क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पर ये आपका अभिकारक कहलाएगा और ये आपका उत्पादक कहलाएगा।
चलो बच्चों, छाप रहे हो? चलिए छाप लीजिए। चलिए अगला देख, अब कुछ अभिकारक और उत्पादक के बारे में बताता हूं। ये अभिकारक हुआ और ये उत्पादक। अभिकारक और उत्पादक, अभिकारक और उत्पादक में अंतर लिख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पादक। पहला पॉइंट यही लिख लेते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, भाग लेने वाला पदार्थ अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक, अरे रासायनिक अभिक्रिया, अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाला, बनने वाला नया पदार्थ उत्पादक कहलाता है। याद रखियो, अभिकारक को रासायनिक अभिक्रिया में बाएं तरफ लिखा जाता है और उत्पादक को दाएं तरफ लिखा जाता है। तो अभिकारक को किस तरफ लिखेंगे बच्चों? बाएं तरफ। किस तरफ लिखेंगे? बाएं तरफ। तो अभिकारक को इसे, अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं, बाएं तरफ लिखते हैं। और उत्पादक को, उत्पादक को बच्चों दाएं तरफ लिखते हैं। ठीक है, याद रखना, अभिकारक में अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं और उत्पादक को दाएं तरफ लिखते हैं। जैसे कि पिछला समीकरण में देखो हम बताए थे, यहां पर यह अभिक्रिया है, तो देखो दाएं तरफ, दाएं तरफ उत्पादक है और बाएं तरफ अभिकारक है। यहां पर भी देखो, यहां पर भी क्या है? बाएं तरफ क्या है? अभिकारक है और दाएं तरफ क्या है? उत्पादक है। इसमें भी देखो बताए हैं कि बाएं तरफ क्या है? अभिकारक, और तीर के उस पास क्या है? उत्पादक है। देखिए ये तीर क्यों दिया है पता है? ये अभिकारक और उत्पादक को अलग करते हैं, तो अलग करते हैं और ये अलग दर्शाने के लिए इस तीर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभिकारक को सदैव किधर लगे लिखेंगे? बाएं तरफ। और उत्पादक को किधर लिखेंगे बच्चों? दाएं तरफ लिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करा तो हमने इसे किस तरफ में रखे हैं? बाएं तरफ। और वाटर को किस तरफ ले रखे हैं? चलिए अब मैं बात कर लेता हूं रासायनिक समीकरण की, रासायनिक समीकरण की। इसी को इंग्लिश में बच्चों कहते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन।
रासायनिक समीकरण, या इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, जब आप किसी रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र और संकेतों की सहायता से लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। देखिए, जैसे कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण करता है। ये लैंग्वेज में बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी को शॉर्टकट लिखने के लिए हम इस सारे का क्या प्रयोग कर लेंगे, सूत्र या उसका संकेत उपयोग में ला लेंगे और इसकी सहायता से हम अभिक्रिया लिख देंगे जिसका हम नाम दे देंगे रासायनिक समीकरण। तो देखिए, मैं एक बताता हूं, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल बनता है। इसी को अगर हमें समीकरण फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए, ये हाइड्रोजन किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो जिससे अभिक्रिया कर रहा है उस पदार्थ को लिख लेंगे। यहां पर एक पदार्थ क्या हुआ, हाइड्रोजन, दूसरा पदार्थ क्या हो गया, ऑक्सीजन, और तीसरा पदार्थ यहाँ पे क्या है, जल। देखिए, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तब जाके जल बना, तो पहले तो अभिक्रिया करा, तो अभिक्रिया जो करता है आपस में वो क्या कहलाता है, अभिकारक। तो पहले हमें अभिकारक लिखना होगा, तो अभिकारक यहाँ पर कौन कौन सा है, तो एक है हाइड्रोजन मेरा अभिकारक, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करा तो बना क्या, जल। तो जो बना उसे किस तरफ लिखते हैं, तीर के उस तरफ, यानी दाएं तरफ लिखते हैं, तीर के बाएं तरफ उत्पादक को लिखते हैं और जो पदार्थ बनता है उसे तीर को दाएं तरफ लिखते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, जल बनता है। तो यहाँ पर कौन सा पदार्थ बन रहा है, जल बन रहा है। कौन सा पदार्थ बन रहा है, जल बन रहा है। तो यहाँ पर अभिकारक क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएगा, और ये जो जल बन रहा है, ये जो जल बन रहा है, ये जल आपका उत्पादक हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमने इस अभिक्रिया को लिख दिया, यही अभिक्रिया को हमने क्या किया, लिखा है, यही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। तो इसी लैंग्वेज को हमने संक्षिप्त रूप में, इसी जो लैंग्वेज था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो जल बनता है, तो इसी लैंग्वेज को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, संक्षिप्त फॉर्म में लिख दिया, संक्षिप्त रूप में लिख दिया। जब हम इसे संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो इसका नाम हम दे देते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अब देखिए, इसी को संकेत की सहायता से लिखेंगे, कैसे, तो देखिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा चलो इधर दीजिए। हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है बेटा, H, लेकिन ये नेचर में किस फॉर्म में पाया जाता है, H2 फॉर्म में, यहां पर H2 लिख देंगे। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O, लेकिन प्रकृति में किस फॉर्म में किस फॉर्म में पाया जाता है, O2 फॉर्म में, और ये गैस के रूप में पाया जाता है। किस रूप में, गैस रूप में।
तो इस तरीका से क्या बन गया, जल। और जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, जिसे हम, और ये H2O किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, देखिए ये ब्रैकेट के अंदर जो ये लिख रहे हैं ना बच्चों, ये ब्रैकेट के अंदर ये पदार्थ की अवस्थाएं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, पदार्थ की अवस्थाएं। तो हम, अगर जिसको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं पदार्थ की अवस्था। देखिए जनरली पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं हम सब। कितनी अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं बच्चों, 3 अवस्था। एक ठोस पढ़ते हैं, एक द्रव पढ़ते हैं, और गैस पढ़ते हैं। पदार्थ की कितने अवस्थाएं पढ़ते हैं बच्चे, ठोस, द्रव, गैस, यानी 3 अवस्थाएं पढ़ते हैं। तो ठोस के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं एस, ठोस का इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, इसी सॉलिड का एस ले लेते हैं, एस। द्रव को इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं बच्चों, लिक्विड के लिए यूज कर लेते हैं एल। और गैस, गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। अगर कोई जलीय विलयन है, तो अगर कोई घोल है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक्वस। क्या यूज करते हैं, एक्वस। AQUEOUS, एक्वस। इसे दर्शाते हैं AQ से। तो याद रखना, अगर S लिख रहा हूं तो वो ठोस रूप में पाया जाता है, अगर L लिख रहा हूं किसी पदार्थ के ब्रैकेट में तो वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है। अगर मैं गैस लिख रहा हूं, अगर G लिख रहा हूं, G ब्रैकेट के अंदर, तो वो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। अगर AQ कहीं लिख रहा हूं तो वह एक्वस में है, यानी जलीय विलयन है। इस बात का याद रखें। चलो आ जाते हैं, तो देखिए रासायनिक समीकरण पे हम आ जाते हैं वापस लौट करके। ये हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दोनों आपस में अभिक्रिया करा, जल बना। तो देखिए हाइड्रोजन को ही हमने क्या किया, फॉर्मूले की सहायता से लिखे, ऑक्सीजन को ही फॉर्मूले की सहायता से लिखे, और जल को भी फॉर्मूले की सहायता से लिखे। ठीक है, तो यही, तो अब ये तो मैंने परिभाषा बताया। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को, पदार्थ को सूत्र एवं संकेत की सहायता से बताते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये भी क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। तो अब हम रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख लेते हैं। रासायनिक, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादक, अभिकारक एवं उत्पादक को उनके सूत्रों, उनके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से जब रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारक एवं उत्पादक को उनके संकेत एवं सूत्र से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं तो हम उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादक को संकेत और सूत्रों की सहायता से व्यक्त करते हैं तो यह रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो यह रासायनिक
रासायनिक रासायनिक समीकरण समीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे मैं अब ये बताए थे यहाँ पर कि जैसे लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो जल बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। तो ये जो लिखे हैं इस फॉर्म में, जो लिखे हैं इस फॉर्म में, यही कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ये वाला जो देख रहे हो, ये जो शब्द फॉर्म में लिखा हुआ है उसे कहते हैं शब्द समीकरण, और ये जो संकेत और सूत्र से लिखा हुआ है ये वाला, ये कहलाता है आपका कंकाल समीकरण। कंकाल रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। चलिए बच्चों, जैसे और एक और एग्जांपल बताऊं, जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का मैग्नीशियम चूर्ण बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। देखिए क्या लिखे हैं लैंग्वेज फॉर्म में, जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफेद रंग का क्या बनता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसी को संक्षिप्त रूप में लिखेंगे क्योंकि हमें क्या लिखना है, रासायनिक समीकरण लिखाना है। तो इस लंबे चौड़े जो शब्द में लिखा हुआ है वाक्य, इसी को शॉर्टकट लिखना है, और यही शॉर्टकट लिखते हैं सूत्र और संकेत की सहायता से, उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें पहले पदार्थ चयन कर लीजिए, कौन कौन सा पदार्थ है, कौन आपस में अभिक्रिया कर रहा है और कौन सा पदार्थ बना है। तो देखिए यहां पर देखोगे मैग्नीशियम एक पदार्थ मिला और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ मिला। तो जब आप मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा यहां पर, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो चयन कर लिए। यहां पर आपस में रिएक्शन कौन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम कर रहा है, किससे कर रहा है, ऑक्सीजन से कर रहा है। इसे लिख लो, लिख लेते हैं। ये मैग्नीशियम है बच्चों, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। यहां पर देखो, तो ये एक समीकरण कहलाया, ये एक रासायनिक समीकरण। अब इसी को हम संकेत की सहायता से लिखते हैं। ये कौन सा समीकरण हुआ, शाब्दिक या शब्द समीकरण कह सकते हो।
इसी को हम कंकाल समीकरण कैसे लिखेंगे? कंकाल समीकरण, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है बच्चों जी? ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? O2। O होता है, लेकिन प्रकृति में किस अवस्था में पाया जाता है? O2 अवस्था, इसलिए O2 लिखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? MgO। अब इसका भौतिक अवस्था लिख लेते हैं। मैग्नीशियम किस फॉर्म में पाया जाता है? सॉलिड फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और ये क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है बच्चों, ये जो समीकरण है ये कहलाता है कंकाल समीकरण। तो समीकरण क्या होता है बता दिए, फिर से बता देता हूं। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पादक तो उनके संकेत और सूत्र से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए अगला, रासायनिक समीकरण का प्रकार की बात करें। रासायनिक समीकरण का प्रकार, रासायनिक समीकरण का प्रकार की बात कर लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण बच्चों दो प्रकार के हम पढ़ते हैं, जनरली बोर्ड में पूछा जाता है दो प्रकार के। एक होता है संतुलित, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर लेते हैं। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादक के प्रत्येक परमाणु समान हो। जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादक दोनों के प्रत्येक परमाणु समान हो तो उसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर असमान है तो उसे कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पादक के प्रत्येक परमाणु समान हो तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आपस में अभिक्रिया करा, वाटर फॉर्म हुआ। यहां पर देखिए, अगर परमाणु की संख्या अभिकारक में देखें, अभिकारक और उत्पादक, यहां पर हाइड्रोजन की बात करो तो संख्या कितनी है? 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? इधर 2। लेकिन वही दाएं तरफ देखो
तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 1 है, तो इसे बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से, हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे बैलेंस करेंगे और अनुमान लगा करके भी कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, दोनों तरफ क्या है, संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर ऑक्सीजन 1 है। हमें ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना होगा। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है, तो 2 करने के लिए हमें उत्पादक में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन में। किस तरफ करोगे, देखिए उत्पादक की तरफ किए हैं, यानी दाएं तरफ किए हैं, तो इसमें करोगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इधर हाइड्रोजन देखो तो 2 दूनी 4, इधर 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमें इसको 4 बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन में हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए बच्चों, अब इसका परमाणु काउंटिंग करो। इधर हाइड्रोजन कितना है, 4, ऑक्सीजन कितना है, 2, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 4, और ऑक्सीजन कितना है, 2। देखिए अब दोनों तरफ, अब दोनों तरफ अभिकारक की तरफ और उत्पादक दोनों तरफ क्या है, परमाणु की संख्या समान है। जितना हाइड्रोजन इस तरफ है उतना ही हाइड्रोजन इस तरफ भी है, जितना इस तरफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन का है उसी तरफ उतना ही ऑक्सीजन इस तरफ है। तो इस तरीका से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ बराबर है। तो इस समीकरण को हम कहेंगे यह समीकरण संतुलित है। यह समीकरण क्या है, संतुलित हो। जैसे देखो N2 हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करा, अमोनिया बना। तो देखिए ये संतुलित है या असंतुलित, देखिए ये देखने से क्या लग रहा है, ये असंतुलित है। क्यों, नाइट्रोजन इसमें 2 है और हाइड्रोजन इसमें 2 है, लेकिन इस तरफ देखो नाइट्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ नाइट्रोजन 1 है, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 3 है, ये तो असंतुलित है। इसे संतुलित करना है तो हीट एंड ट्रायल मेथड उपयोग करना पड़ेगा, या तो आप अनुमान लगाकर भी कर सकते हो। इधर सुनो, इधर इधर सुनो, ये नाइट्रोजन इधर कितना है, 2 है, इसका मतलब इधर भी नाइट्रोजन 2 होना चाहिए, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर हाइड्रोजन 2 है, लेकिन अब देखो इस तरफ हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी 6 हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब 2 इधर ऑलरेडी है, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा, 3 से। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे इसमें हाइड्रोजन में तो 6 हो जाएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो और राइट हैंड साइड देखो, क्या प्रत्येक परमाणु, नाइट्रोजन इधर 2 है, राइट हैंड की तरफ नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, और इस तरफ भी हाइड्रोजन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, इधर भी हाइड्रोजन 6। देखिए अब जितना लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है परमाणु उतना राइट हैंड साइड की तरफ भी। ठीक है, तो इस तरीका से दोनों तरफ बराबर है, तो हम कहेंगे कि यह संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज हम सब यहीं तक पढ़ेंगे और इससे अगली क्लास में हम इस पर खूब सवाल करेंगे, संतुलित पर। इस सवाल को कैसे संतुलित किया जाता है, हम पहचानेंगे कि कौन संतुलित है समीकरण है, कौन असंतुलित समीकरण है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे और ये लेक्चर कंटिन्यू ही रहेगा।
ठीक है बच्चों, तो कॉपी में सारे नोट कर लियो। ठीक है, थैंक यू।